हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मांग में निहित तत्व कौन कौन से हैं और मांग फलन कौन कौन से हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मांग में निहित तत्वों की बात करें तो पहला तो था वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा जो तत्व था वो क्या था, इस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है तो इसको खरीदने के लिए अपने पास पर्याप्त संसाधन हो। तीसरा जो तत्व है वो क्या है कि ये पर्याप्त संसाधन तो है हमारे पास, लेकिन हम इसको खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। फिर चौथा जो तत्व है वो है निश्चित कीमत। पांचवा तत्व है निश्चित समय। तो ये पांचों तत्व जो हैं वो किस में निहित हैं, मांग में। फिर आगे हमने देखा मांग फलन। तो मांग फलन हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो व्यक्तिगत मांग फलन और एक बाजार मांग फलन। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिगत मांग फलन में हमने देखा कि जो मांग है वो किसका फंक्शन है, एक तो वस्तु की खुद की कीमत का, एक वस्तु से जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत का, और उपभोक्ता की आय का और उपभोक्ता की रुचि का। इसी प्रकार जो बाजार मांग फलन है वो क्या है, यानी कि बाजार मांग वो फंक्शन है किसका, एक तो वस्तु की खुद की कीमत का, संबंधित वस्तु की कीमत का, उपभोक्ताओं की आय का, उपभोक्ताओं की रुचि का, जनसंख्या का यानी पॉपुलेशन, और इसमें आ जाएगा भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशाएं यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और आय वितरण का। तो ये है बाजार मांग फलन। अब हमें पढ़ना है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इस बाजार मांग फलन में जो जो मांग को निर्धारित करते हैं वही इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखो, प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है वस्तु की खुद की कीमत। देखो क्या होता है, वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उपभोक्ता वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा इकाइयों की डिमांड करते हैं। ऐसे ही अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उपभोक्ता क्या करेंगे, वस्तु की डिमांड कम करेंगे क्योंकि वस्तु महंगी है। फिर दूसरा जो मांग को प्रभावित करने वाला कारक है वो है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत, देखो संबंधित जो वस्तुएं होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो सेम उसी वस्तु की जैसे काम करती हो। जैसे हम माने चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। तो देखिए, चाय को भी हम ताजगी लाने के लिए पीते हैं और कॉफ़ी को भी ताजगी लाने के लिए पीते हैं। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं, मतलब ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, फिर चाय महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी ख़रीदना पसंद करेंगे, तो इसलिए कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी।
इसी प्रकार अगर चाय की कीमत कम होती है तो इसका मतलब है चाय अपेक्षाकृत सस्ती हो गई, तो लोग कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। तो देखिए, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। संबंधित वस्तु यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम हो रही है तो इस वस्तु की मांग भी कम हो रही है। तो इसमें हम संबंध देख सकते हैं कि पी वाई का यानी कि स्थानापन्न वस्तु का इस जो अपन जिस वस्तु की मांग कर रहे हैं उस वस्तु के साथ नेगेटिव संबंध या पॉजिटिव संबंध है, यानी कि इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। फिर पूरक वस्तुओं की बात करें, पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम में आती हैं। जैसे हम बात करें कार, पेट्रोल, जूता, मोजा या सॉक्स। तो देखिए, अगर कार की प्राइस कम होती है तो क्या होगा, लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे। अब ज़्यादा कार खरीदेंगे तो फिर उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, इसलिए पेट्रोल की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार लोग अगर जूता ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि अगर शूज़ की प्राइस कम हो जाती है और लोग शूज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो शूज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर मोजे या सॉक्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब पूरक वस्तुओं में जो संबंधित वस्तु की कीमत है और मांग है उनमें कैसा संबंध है, नेगेटिव संबंध है। फिर बात करें अगले कारक की, तो अगला कारक है उपभोक्ता की आय। देखो, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो उपभोक्ता की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आय और डिमांड में पॉजिटिव संबंध है। फिर अगले कारक की बात करें, अगला जो कारक है वह है उपभोक्ता की रुचि। अगर उपभोक्ता की किसी वस्तु में रुचि ज़्यादा है तो उपभोक्ता उस वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा। ठीक है, और अगर रुचि नहीं है तो उसकी कम इकाइयाँ खरीदेगा ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है। बाकी अगला हम देखें पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो जो मांग होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। किसी देश की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो उस देश की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होती है। फिर अगला बात करें, अगला कारक वो है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए, अगर उपभोक्ता को ये लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होंगे, ठीक है, फ्यूचर में अगर प्राइस कम होते हैं तो उपभोक्ता क्या करेगा कि वर्तमान में जो उसका उपभोग है उसको एक बार के लिए रोक देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं फ्यूचर में उपभोग कर लूँगा, यानी फ्यूचर में वस्तु को खरीद लूँगा। इसलिए अगर फ्यूचर में कीमत कम होने की आशा है तो जो वर्तमान डिमांड है वो घट जाएगी। और अगर उपभोक्ता को लगता है कि निकट फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है तो उपभोक्ता क्या करेंगे, वर्तमान में वस्तु की डिमांड को बढ़ा देंगे।
क्योंकि वो उपभोक्ता चाहेंगे कि हम अभी एक बार में ही वस्तु इकट्ठी कर लें ताकि फ्यूचर में महंगी कीमत का सामना ना करना पड़े। फिर अगला जो कारक है वो है आय का वितरण। देखो, किसी देश में अगर आय वितरण असमान ज़्यादा होता है, यानी कि अमीर लोगों के पास इनकम ज़्यादा और गरीब लोगों के पास इनकम कम, तो उससे क्या होगा कि उस देश में विलासिता की वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी। विलासिता या आरामदायक, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन कार, एसी, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी और जो उपभोक्ता या ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड कम होगी, उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड कम होगी। ठीक है, तो ये अपने 7 कारक हो गए जो मांग को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं कि मांग कितने प्रकार की होती है। देखो, हमने जैसे मांग फलन देखा, जो dx है वो किसका फंक्शन है? एक तो वस्तु की खुद की कीमत का, एक संबंधित वस्तु की कीमत का, एक उपभोक्ता की आय का। तो मुख्य रूप से तो इनसे संबंधित है, बाकी इसमें उपभोक्ता की रुचि और भी आ जाती हैं, लेकिन हम इन तीनों को लेकर देखते हैं। तो इन तीनों से मांग के 3 प्रकार बनते हैं। एक तो होता है कीमत मांग, दूसरी होती है तिरछी मांग, तीसरी है आय मांग। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।